दी डिबेट पे आपका स्वागत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, असहमति सत्य की पहली सीढ़ी हो सकती है। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक संरचना क्वाड यानी चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद की वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य की संभावनाओं पर एक गहन विमर्श करेंगे। और हाँ, हमारी ये चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है, जो इस समूह के सामने जो जटिलताएं हैं और जो अवसर हैं उनको रेखांकित करता है। बिल्कुल। और आज का जो केंद्रीय प्रश्न है वो यही है कि क्या क्वाड खास तौर पर अमेरिका की विदेश नीति में जो संभावित बदलाव हम देख रहे हैं और सदस्य देशों मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तनाव उभर रहे हैं उनके मद्देनजर क्या ये महज एक अस्थायी, एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है, या फिर क्या ये तनाव इतने गहरे हैं, इतने बुनियादी हैं कि वे समूह के अस्तित्व पर ही, उसकी एकजुटता और प्रभावशीलता पर ही एक तरह का संकट खड़ा करते हैं। बिल्कुल सही। और इस विमर्श में मेरा पक्ष ये रहेगा कि क्वाड जो मौजूदा चुनौतियां हैं या उतार चढ़ाव हैं, उनके बावजूद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सहयोग और एक नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य और काफी लचीला ढांचा बना हुआ है। इसकी प्रासंगिकता मुझे लगता है बनी हुई है शायद पहले से कहीं ज्यादा। और मेरा तर्क इसके ठीक विपरीत होगा। मैं ये दर्शाने का प्रयास करूंगी कि जो वर्तमान तनाव हैं, खासकर अमेरिका और बाकी सदस्यों के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, वो क्वाड के भविष्य की प्रभावशीलता और उसकी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ये महज सतही मतभेद नहीं हैं, बल्कि ये ज्यादा गहरे, शायद संरचनात्मक मुद्दे हो सकते हैं जो समूह के भविष्य को काफी अनिश्चित बनाते हैं। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए समसामयिक मामलों, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जीएस पेपर 2 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारे सामान्य दर्शक हैं उनके लिए भी हिंद प्रशांत की भू राजनीति को समझने में ये काफी मददगार होगा। अच्छा, मेरे विचार में तो क्वाड की अब तक की जो यात्रा रही है वही उसके लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमें याद रखना चाहिए कि इसकी जो अनौपचारिक शुरुआत थी वो 2004 की वो विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के बाद हुई थी, जब चारों देशों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR जिसे कहते हैं उसमें समन्वय के लिए हाथ मिलाया था। ये एक आप कह सकते हैं फंक्शनल जरूरत से उपजा सहयोग था। फिर 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे एक औपचारिक रणनीतिक संवाद का आकार देने की परिकल्पना की, जिसका उद्देश्य था एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना और जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसे बनाए रखना। हाँ, लेकिन ये भी तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आबे की जो पहली कोशिश थी वो ज्यादा सफल नहीं रही थी। ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया था और चीन के दबाव की चिंता ने भी इसे आगे बढ़ने से रोका था। तो क्या ये जो शुरुआत की हिचकिचाहट थी, ये नहीं दिखाती कि समूह की नींव शायद उतनी मजबूत नहीं थी जितनी बताई जाती है? देखिए, शुरुआती दौर में हिचकिचाहट जरूर थी, मैं मानता हूं, लेकिन यही तो क्वाड के विकास की कहानी है, उसका इवोल्यूशन है। इसे ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया गया। 2017 में जब भू राजनीतिक परिदृश्य बदला तो इसे विदेश मंत्री स्तर पर पुनर्जीवित किया गया। और 2021 से तो हम देख ही रहे हैं, वार्षिक शिखर सम्मेलनों का दौर चल रहा है, जिससे सहयोग को एक नई गति और एक नई दिशा मिली है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वाड का एजेंडा सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहा। इसने अपने दायरे का विस्तार किया है, जो बहुत जरूरी था। उदाहरण के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA को लीजिए। ये पहल अवैध मछली पकड़ने, समुद्री डकैती और जो दूसरे समुद्री खतरे हैं उनकी निगरानी के लिए क्षेत्र के देशों को तकनीक और सूचना साझा करने में मदद करती है। इसी तरह क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप है, वैक्सीन पार्टनरशिप है और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर सहयोग। ये सब पहले दर्शाती हैं कि ये समूह 21वीं सदी की जो बहुआयामी चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए विकसित हुआ है। और इसकी रणनीति, जैसा मैंने कहा, चीन के साथ सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए क्षेत्र के देशों के लिए वैश्विक भगाई या ग्लोबल गुड और विकास साझेदारी का एक सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करना रही है। तो मेरा मानना है कि जो मौजूदा तनाव हैं, चाहे वो अमेरिकी नीति में बदलाव हो या द्विपक्षीय मुद्दे, वो इस दीर्घकालिक रणनीतिक अनिवार्यता के सामने क्षणिक साबित हो सकते हैं।
हिंद प्रशांत की जो बढ़ती जटिलताएं हैं वो क्वाड को अनिवार्य बनाती हैं। मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं वर्तमान स्थिति को कहीं ज्यादा गंभीर मानती हूँ। मेरे विश्लेषण के अनुसार क्वाड इस समय एक अंतराल या इंटररेग्नम के दौर से गुजर रहा है। अब अंतराल से मेरा मतलब एक ऐसी अनिश्चित अवधि से है जहां जो पुरानी व्यवस्था है या जो समझ है वो कमजोर पड़ रही है, लेकिन नई व्यवस्था या समझ स्पष्ट रूप से अभी स्थापित नहीं हुई है। सदस्य देश, खासतौर पर अमेरिका में दूसरे संभावित ट्रंप प्रशासन की आहट और उसकी अमेरिका फर्स्ट नीति के जो संकेत मिल रहे हैं, उनके बीच अपनी रणनीतियों और क्वाड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का शायद पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन क्या इसे अंतराल कहना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी, जबकि हम देख रहे हैं कि समूह की जो कार्यकारी स्तर की बैठकें हैं या संयुक्त अभ्यास हैं और दूसरी पहले हैं वो तो जारी हैं? क्या ये महज एक पुनर्संरेखण या समायोजन का दौर नहीं है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर होता रहता है? मैं इसे महज समायोजन इसलिए नहीं मानती क्योंकि हम अमेरिका और अन्य प्रमुख सदस्यों, खासकर भारत, के बीच स्पष्ट और गहरे तनाव देख रहे हैं। ये केवल मामूली राजनयिक नोकझोंक नहीं है। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका संबंधों को ही देखिए। ऊपरी तौर पर भले ही नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखे, लेकिन हाल के जो घटनाक्रम हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। जैसे अमेरिका द्वारा कथित ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें उस पर भारत-पाक संघर्ष विराम में गुप्त भूमिका निभाने का आरोप लगा, उसके बाद अपनी भूमिका का सार्वजनिक दावा करना, या फिर वैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान का बार-बार उल्लेख करना, और रूस से रियायती दर पर तेल खरीदने के भारत के फैसले पर अमेरिकी टैरिफ की धमकी। इन सब ने द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐसी कड़वाहट घोली है जो शायद कई सालों में नहीं देखी गई। ORF का विश्लेषण भी इन तनावों को खास तौर पर रेखांकित करता है। लेकिन क्या आप ये नहीं मानती कि देशों के बीच सामयिक मतभेद तो होते रहते हैं? क्या दीर्घकालिक साझा रणनीतिक हित, जैसे कि मान लीजिए चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करना या हिंद प्रशांत में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये इन तात्कालिक तनावों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? यही तो असली सवाल है और यही मेरा संदेह गहराता है। ये तनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि 2025 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले अपेक्षित क्वाड लीडर्स समिट की संभावना पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब जब समूह के प्रमुख सदस्य देशों के नेता एक साथ बैठने में झिझक रहे हों, तो ये महज सतही मुद्दा नहीं रह जाता। ये समूह की आंतरिक एकजुटता और उसकी सामूहिक कार्रवाई की क्षमता पर एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। अमेरिकी विदेश नीति की अनिश्चितता और उसके द्वारा अपने ही प्रमुख सहयोगियों के साथ इस तरह के तनावपूर्ण संबंध बनाना क्वाड के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। ये इसके संभावित कमजोर होने या शायद अप्रासंगिक होने का संकेत भी हो सकता है। ये एक मूलभूत चुनौती है, न कि केवल एक अस्थायी बाधा। मैं मानता हूं अमेरिकी विदेश नीति में अनिश्चितता और भारत अमेरिका संबंधों में हालिया तनाव ये चिंता का विषय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इसे क्वाड के भविष्य पर एक पूर्ण विराम के तौर पर नहीं देखता। मेरा तर्क ये है कि क्वाड का जो ढांचा है वो केवल अमेरिकी नेतृत्व पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ये 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। अगर मान लीजिए अमेरिका की प्राथमिकताएं अस्थायी रूप से बदलती भी हैं या उसकी प्रतिबद्धता में कुछ कमी आती भी है, तो भी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिनके हिंद प्रशांत में स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को लेकर साझा हित बिल्कुल स्पष्ट और गहरे हैं, वे इस समूह की गति को बनाए रख सकते हैं। वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से अमेरिकी सहयोगी रहे हैं और हिंद प्रशांत सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की महत्वाकांक्षा के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन तीनों देशों का आपसी समन्वय भी क्वाड को गतिशील बनाए रख सकता है। मुझे लगता है साझा हित जो हैं वो अमेरिकी नीति के उतार चढ़ाव से ज्यादा स्थायी साबित हो सकते हैं। मैं इस दृष्टिकोण से मौलिक रूप से असहमत हूँ। देखिए, अमेरिकी नेतृत्व, उसकी सैन्य क्षमता और उसकी जो वैश्विक कूटनीतिक पहुंच है, वो क्वाड की रणनीतिक दिशा और उसकी प्रभावशीलता के लिए केंद्रीय रही हैं। ये कहना कि अन्य 3 सदस्य अमेरिका के बिना या उसकी कमजोर भागीदारी के साथ क्वाड को उसी प्रभावशीलता से चला सकते हैं, ये मुझे यथार्थवादी नहीं लगता।
अमेरिकी सुरक्षा छाता और उसका जो रणनीतिक वजन है वो इस समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, खासकर चीन के प्रति एक विश्वसनीय संतुलन बनाने के संदर्भ में। जो वर्तमान अनिश्चितता है और अमेरिका की संभावित अंतर्मुखी नीतियां हैं, वो न केवल समूह के साझा उद्देश्य को धुंधला करती हैं, बल्कि सदस्य देशों के बीच रणनीतिक संरेखण को भी कमजोर करती हैं। क्या भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अकेले चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने या क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम होंगे? मुझे इस पर गहरा संदेह है। अमेरिकी प्रतिबद्धता में कमी मुझे लगता है क्वाड के प्रभाव को काफी हद तक सीमित कर देगी। हाँ, अमेरिका निसंदेह महत्वपूर्ण है, पर क्वाड की ताकत सिर्फ एक देश में निहित नहीं है, ये एक साझा मंच है। चलिए अब क्वाड की रणनीति पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने पहले कहा कि चीन के साथ सीधे टकराव से बचकर वैश्विक भलाई पर ध्यान केंद्रित करना शायद पर्याप्त नहीं है। मेरा तर्क था कि ये रणनीति सफल रही है। इसने क्वाड को ज्यादा समावेशी बनाया है और छोटे देशों को जोड़ने में मदद की है, जैसे समुद्री डोमेन जागरूकता, एमडीए या सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसी जो व्यावहारिक पहलें हैं, वो टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। ये चीन के सामने एक सकारात्मक एजेंडा प्रस्तुत करता है, बिना उसे सीधे तौर पर सैन्य चुनौती दिए। मैं मानती हूं कि सकारात्मक एजेंडा प्रस्तुत करने के कूटनीतिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो गंभीर और बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए पर्याप्त है? क्या वैश्विक भलाई की बातें दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन या ताइवान जलडमरू मध्य में बढ़ते सैन्य तनाव जैसे मुद्दों से निपटने में प्रभावी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रणनीति असल में उन कठिन और विवादास्पद सुरक्षा मुद्दों से कतराने का एक तरीका है जिन पर सदस्य देशों के बीच शायद पूरी सहमति न हो? ओआरएफ विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है कि क्वाड सीधे तौर पर इन संघर्षों में सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने से बचता रहा है। तो क्या एक ऐसा समूह जो स्पष्ट सैन्य प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन करने या कठिन सुरक्षा मुद्दों पर एकजुट स्टैंड लेने से हिचकिचाता हो, वो वास्तव में हिंद प्रशांत में एक प्रभावी सुरक्षा संतुलनकर्ता बन सकता है, या ये महज एक कूटनीतिक मंच बनकर रह जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वाड हर सुरक्षा समस्या का कोई तत्काल सैन्य समाधान प्रस्तुत करता है या करना चाहिए। इसका उद्देश्य धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनाना है जहां नियम आधारित व्यवस्था का सम्मान हो और जहां एक तरफा कार्रवाई को हतोत्साहित किया जा सके। आईपीएमडीए जैसी पहले भले ही सीधे सैन्य टकराव न हो, लेकिन वे पारदर्शिता बढ़ाकर और अवैध गतिविधियों को उजागर करके सुरक्षा माहौल को बेहतर बनाती हैं। ये भी एक तरह का डेटरेंस है। लॉजिस्टिक समझौतों से सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, और क्वाड का लगातार इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त करना, कूटनीतिक माध्यमों से दबाव बनाना और जो समान विचारधारा वाले दूसरे देश हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक दीर्घकालिक रणनीति है जो सिर्फ सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि कूटनीति, आर्थिक सहयोग और नियम निर्माण पर भी आधारित है। ठीक है, चलिए अब राजनीतिक तनावों बनाम रणनीतिक अनिवार्यता के मुद्दे पर वापस आते हैं। आपने कहा कि साझा रणनीतिक हित जैसे नियम आधारित व्यवस्था की जरूरत इतने महत्वपूर्ण है कि वो भारत अमेरिका जैसे द्विपक्षीय तनावों पर हावी हो जाएंगे। हाँ, मेरा अब भी यही मानना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के प्रति जो साझा चिंता है, ये ऐसे मूलभूत रणनीतिक अभिसरण स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस हैं जो चारों देशों को एक साथ लाते हैं। ये हित इतने गहरे और स्थायी हैं कि वे वर्तमान राजनयिक उतार-चढ़ाव या व्यक्तिगत नेताओं के बीच समीकरणों से ऊपर उठकर सहयोग को दिशा देंगे। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां देशों ने आपसी मतभेदों के बावजूद बड़े साझा खतरों या अवसरों के सामने एकजुटता दिखाई है। मैं इस रणनीतिक तर्क की वैधता को पूरी तरह नकार नहीं रही हूं, लेकिन मैं इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन को लेकर काफी संशय में हूं। गंभीर राजनीतिक तनाव और विश्वास की कमी, जैसा कि हम भारत अमेरिका संबंधों में हाल के दौर में देख रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर व्यावहारिक सहयोग को बुरी तरह बाधित कर सकते हैं।
भले ही कागजों पर दीर्घकालिक लक्ष्य साझा हों, लेकिन अगर राजधानियों के बीच संवाद तनावपूर्ण है, खुफिया जानकारी साझा करने में हिचकिचाहट है या संयुक्त पहलों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, तो साझा हित भी धरे रह जाते हैं। 2025 के क्वाड शिखर सम्मेलन पर अनिश्चितता का बादल मंडराना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि गहरे आंतरिक मतभेद समूह की कार्यप्रणाली को एक तरह से पंगु बना सकते हैं। केवल साझा हितों का होना ही पर्याप्त नहीं है। उन हितों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आपसी विश्वास, सम्मान और निरंतर राजनीतिक संवाद की जरूरत होती है, जिसमें फिलहाल मुझे कमी दिख रही है। अच्छा, एक अंतिम बिंदु पर विचार करते हैं, क्वाड का विकसित होता एजेंडा। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये HADR समन्वय से शुरू हुआ और आज समुद्री सुरक्षा, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों तक फैल गया है। मेरे विचार में ये क्वाड के लचीलेपन, उसकी अनुकूलन क्षमता और समकालीन प्रासंगिकता का स्पष्ट प्रमाण है। ये दिखाता है कि समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो जटिल और परस्पर जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उनको समग्र रूप से संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। ये इसकी ताकत है, न कि कमजोरी। मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखती हूँ। क्या एजेंडे का ये अत्यधिक विस्तार, मतलब लगभग हर वैश्विक मुद्दे को छूने की कोशिश, क्वाड के मूल रणनीतिक फोकस को कमजोर नहीं करता? जब आप एक साथ बहुत सारे लक्ष्य साधने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप किसी भी एक लक्ष्य में वास्तव में प्रभावी हो पाते हैं? खासकर ऐसे समय में जब सदस्य देशों के बीच आंतरिक तनाव और असहमति मौजूद हो। क्या इतने व्यापक एजेंडे पर आम सहमति बनाना और निर्णायक कार्रवाई करना और भी मुश्किल नहीं हो जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वाड अपनी सीमित ऊर्जा और संसाधनों को बहुत सारे क्षेत्रों में बिखेर रहा है, जिससे उसका समग्र प्रभाव कम हो रहा है? शायद एक ज्यादा केंद्रित, स्पष्ट रणनीतिक एजेंडा परंपरागत सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर आधारित वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता था। ये फैलाव इसे एक बातचीत की दुकान जैसा बना सकता है, न कि एक प्रभावी एक्शन ओरिएंटेड समूह। तो इस चर्चा को समेटते हुए मेरा पक्ष यह है कि जो वर्तमान उथल-पुथल है और सदस्य देशों के बीच कुछ तनाव हैं, उनके बावजूद क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की जटिल भू-राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक आवश्यक, लचीला और स्थायी मंच बना हुआ है। 2004 से लेकर आज तक इसका जो क्रमिक विकास हुआ है, इसकी बहुआयामी पहलें और चीन के प्रभुत्व वाले मॉडल के सामने एक नियम आधारित सहयोगात्मक विकल्प प्रस्तुत करने की इसकी क्षमता, ये सभी इसकी निरंतर प्रासंगिकता और इसकी निहित शक्ति को दर्शाते हैं। हाँ, चुनौतियां वास्तविक हैं, लेकिन वे क्वाड की संरचनात्मक ताकत और साझा हितों से बड़ी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा निष्कर्ष इसके विपरीत है। मेरा मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति की अनिश्चित दिशा और सदस्य देशों, खास तौर पर भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते गंभीर तनाव, क्वाड की आंतरिक एकजुटता, उसकी सामूहिक कार्रवाई की क्षमता और भविष्य की प्रभावशीलता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये जो अंतराल का दौर है, ये समूह के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है और इसकी निरंतर प्रासंगिकता अब पहले की तरह सुनिश्चित नहीं है, बल्कि गहरी अनिश्चितता में घिरी हुई है। 2025 के शिखर सम्मेलन पर मंडराते संदेह इस बढ़ती अनिश्चितता के प्रतीक हैं और ये संकेत देते हैं कि क्वाड का भविष्य शायद उतना उज्जवल ना हो जितना इसके समर्थक मानते हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि क्वाड के भविष्य को लेकर मजबूत और भिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं, जैसा कि ORF के विश्लेषण में भी परिलक्षित होता है। स्थिति वास्तव में जटिल है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। इन विभिन्न तर्कों पर विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो गतिशील भू राजनीति है और उसमें क्वाड की भूमिका को बेहतर ढंग से समझ सकें। बिल्कुल, और ये विमर्श यही दर्शाता है कि इस विषय पर अभी और गहरे विश्लेषण, निरंतर निगरानी और संवाद की आवश्यकता है। क्वाड का भविष्य न केवल सदस्य देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लिए, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मायने रखता है और इसका असर वैश्विक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। समकालीन वैश्विक राजनीति और विशेष रूप से भारत की विदेश नीति की बारीकियों को समझने के लिए यह चर्चा अत्यंत प्रासंगिक है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है।
यदि आपके इस विषय पर कोई प्रश्न है या आप अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। और इस तरह की और विचारोत्तेजक चर्चाओं और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक विचार करते रहें।